अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने जो नैब के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी है, क्या वो एहतसाबी अमल को महदूद करने के मुतरादिफ नहीं है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि शिद्दत पसंद भारत अब करतारपुर राहदारी के लिए मुश्किलात खड़ी करने का सोच रहा है। क्या भारत करतारपुर राहदारी से मुतालिक भी कोई बड़ा इकदाम उठा सकता है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि MQM की हुकूमत से अलहदगी की धमकी क्या सिर्फ धमकी ही है? लेकिन पहले हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत ने नैब के कानून में तरमीम तो कर ली है, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा, और साथ ही कश्मीर के इशू पर भी हम बात करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि नैब की कारकर्दगी मुतमईन-कुन नहीं है। यही वजह है कि हुकूमत आने के बाद नवंबर ही में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से एक पार्लिमानी कमेटी भी बनी थी, लेकिन मामला जो था वो तकमील तक नहीं पहुंच पाया। जबकि अब रवां हफ्ते वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना ने नैब के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन तरमीम का जिक्र किया उनमें नैब की जानिब से गिरफ्तार किए गए अफराद की ज़मानत का जो इख्तियार है वो ट्रायल कोर्ट को देना, नैब से प्राइवेट शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार वापस लेना, जबकि प्ली बार्गेन से मुतालिक भी तरमीम की जा रही हैं। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अपोजिशन ने इन तरमीम को मुस्तरद करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इन तरमीम के बाद एहतसाब के निज़ाम का जो महवर है ये सिर्फ सियासतदान हो जाएंगे, जबकि इन तरमीम के बाद नैब का दायरा इख्तियार भी कम हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या नई तरमीम के ज़रिए नैब के नाखून तराशने की कोशिश की जा रही है? क्या नई तरमीम से जारी जो एहतसाब का एक प्रोसेस है ये मुतासिर हो सकता है? और इन तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? हुकूमत इसके लिए अपना दिल बड़ा करेगी? इस पर हम बात करेंगे। माहिर कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, नैब कवानीन इन मामलात पर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इशू जो पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो है कश्मीर, जो कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अब दुनिया भर के थिंक टैंक्स इस पर लिख रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है, अब कहा जा रहा है जौहरी जंग की जानिब जाने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। आपने भी बारहा अपने इस कश्मीर के इशू पर कॉलम्स लिखे हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड किया है 370-35A को लेकर। मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शाजिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, बल्कि एक न्यूक्लियर वॉर गेम खेली जा रही है। अभी तक वो नफसियाती है और वो जो मीडिया के ऊपर है, लेकिन उससे आगे भी जा सकता है भारत, इसलिए कि उसके जो मुतल्लिका वज़ीर है उसने खुल के कह दिया कि हम पिछली पॉलिसी तज कर दी, हमने उसको पॉलिसी को हमने ख़त्म कर दिया कि नो फर्स्ट यूज़ वाली, तो अब हम देखेंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान के पास जो फुल स्पेक्ट्रम बाजवा डॉक्ट्राइन है वो मौजूद है, इसलिए इसमें फ़िक्र करने के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन फ़िक्र वाली बात पूरे आलम इंसानियत के लिए, और उसका एहसास जाग रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शुरू में ये कहना शुरू किया था तो कुछ लोग समझते थे कि न्यूक्लियर कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी जो लोग अमन की आशा और भाषा वाले थे उन्होंने यही बातें की थी। लेकिन आज सारी दुनिया में, यानी टेक्सास के अंदर बैठे हुए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी यही सोच के कह रही हैं, अमेरिका के सारी दुनिया के लोग यही कह रहे हैं। और ये एक हद तक इसलिए समझ में आने वाली बात थी राइट इन द बिगिनिंग कि इस तनाज़े के फरीक लोग समझते हैं कि दो हैं, दो नहीं है, इस तनाज़े के फरीक तीन हैं। तीनों एटमी असलहे से मुसल्लह हैं। जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ का इलाका है वो झगड़ा है इंडिया का चाइना के साथ, वो हमारे साथ कश्मीर के हवाले से और चाइना के साथ उनकी टेरिटोरियल अपनी जो जोग्राफी उन्होंने तब्दील की है और जिन ज़मीनों पे उनका कब्जा है वहाँ चाइना क्लेम करता है। और दूसरा फिर भारत और पाकिस्तान के पास भी यही असलहा है। इसलिए इस बात पे तो पूरा इत्तफाक है आप सारी दुनिया की रायमा का, और बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे भारत को पजीराई मिली है। बल्कि मगरबी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है, फ्रांस, जिसने अपने राफेल तैयारों की डील, जो मोदी जिस बात पे चौकीदार से चोर करार दिया गया था, जो अंबानी वाली डील है, उसके हवाले से उन्होंने ढीला तरह मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो मेरी इतलात है, मैंने कई लोगों से पूछा, जो UNSC का जो इजलास था उसके अंदर
अब जो आपने अगला सवाल किया उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें जी, तो मैं जिन बातों पे दुखी हूं मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपके लिए कौम से शेयर करना चाहता हूं। खातून है, उस एतबार से हमारे लिए एहतराम है। पाकिस्तान ने उनको जन्म दिया, लंदन तक पहुंचने का सारा खर्चा दिया और उनका इलाज कराया जब वो तकलीफ में थी, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। जी, वो कहती थी मैं स्कूल के लिए लड़ूंगी अफ्रीका के। भाई घर से शुरू करो। पूरे कश्मीर में प्राइमरी स्कूल, नर्सरीज, प्री नर्सरीज बंद है, हाई स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, ट्यूशन सेंटर्स बंद है, मदरसे बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है। कहां हो? सही बात करो। तीसरा मैं दुखी हूं। मैं तीसरी बात जो कहना चाहता हूं बड़े दुख के साथ, वो एक इंटेलेक्चुअल्स का पूरा ग्रुप था। वो कहता था कि ये भारत एक सेक्युलर आईन रखता है, एक सेक्युलर मुल्क रखता है। आज कहां हो? बताओ कहां है सेक्युलर आईन? बताओ किधर चला गया? सारी बातों के बाद एक सवाल बनता है, इस सब की पीछे वजह क्या है? कौन से अवामिल हैं जो उन मोमबत्ती वालों को बाहर नहीं निकलने दे रहे? दो आखिरी में एक साहब हैं, 16 साल 2 घर उनके पास थे, एक मिनिस्टर्स कॉलोनी में और एक जो रिहायशगाहें थी असेंबली वालों की उनके पास। 2 दफ्तर उनके पास थे, एक SUV बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ उनके पास थी, सरकारी गार्ड उनके पास। मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, कश्मीर कमेटी का हिस्सा जो बड़ा अरसा रहे हैं, कहां है? इस्लामाबाद पे हमला करूंगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा, उड़ा के रख दूंगा। हम तो ये समझ रहे थे कि उनको जाना चाहिए सीधा, और जो एहसानात 1.5 अशरे से ज्यादा कश्मीर कमेटी ने किया उनका बदला देने के लिए वो LOC क्रॉस करने की कोशिश करते, वहां दूसरी साइड उनको पकड़ती तो फिर लोग समझते कि हक अदा हुआ है। अब आइए 2 वजूहात हैं उसकी जो आपने कहा। एक तो ये है कि अगर कोई मोमबत्ती नहीं जलती और अगर कोई स्कूल वाला नहीं बोलता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेड कंटेंट पे बोलने वाले लोग हैं। सही, बिल्कुल ठीक। और दूसरे जो है पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन हो गए जिनका मैं दुआ नाम बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़े, मैं हाजिर हूं। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जो मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि नैब कवानीन में जो तरमीम की जा रही है, काबीना से मंजूरी ले ली है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से नैब कवानीन की इन्होंने खुलकर मुखालिफत किया और इसे हमेशा ही काला कानून करार दिया है। लेकिन अब जब हुकूमत तरमीम करने जा रही है, काबीना ने मंजूरी दे दी है, वो कह रहे हैं कि ये फिर एक यकतरफा एक एहतसाब होगा, सिर्फ सियासतदानों तक महदूद रहेगा, एक सियासी इंतकाम होगा। अब इसको अपोजिशन क्यों मानने को तैयार नहीं है? अपोजिशन से मुशावरत नहीं की है, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया है। ये अब क्या माजरा है? कोई एक नया महाज खुलने वाला है? अब नून लीग के एक सेनेटर हैं, उन्होंने खुद एक बिल ट्रिगर किया जिसके ज़रिए ये कहा गया, और उसमें मैं भी गया, उस वक्त मैं सेनेटर था, उसमें एतजाज़ एहसन साहब भी तशरीफ़ लेके गए, उसमें बाकी 2-3 और मारूफ वकील, जिनमें एक खातून वकील भी शामिल थी नून लीग की, बल्कि 2 थी, एक यंग लेडी थी, वो भी वहाँ शामिल थे। हमने पूरी कोशिश की, तब हम ऑपोजिशन की तरफ बैठते थे, हमने पूरी कोशिश की उनको समझाने की। और अब मैं इस रिकॉर्ड से पीछे रिकॉर्ड की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। 3 दफ़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जब 2008 वाली गवर्नमेंट थी। मैं उस ज़माने में लॉ मिनिस्टर था जब, तो 2 दफ़ा वो कॉन्फ्रेंसेज ऐसी हुई जिनमें मैंने नवाज शरीफ साहब से बराह रास्त बात की। इन्होंने चौधरी निसार का कहा और इसाक डार का कहा कि बाबर साहब के साथ बैठें और इनके साथ आप देखें जो कह रही है क्या कह रहे हैं। मैंने कहा एक बात और पंजाबी में सुन लें कि ए नस जाएंगे, तुसी फंस जाओगे। फिर ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जब कानून बना था तो ये असेंबली में नहीं रखा गया। 2 कवानीन पे मेरी ज़ाती राय शुरू से ये रही है कि इनको असेंबली में एक दफ़ा डिस्कस करना चाहिए। एक तो इन्हें अदालत का बड़ा यकतरफा कानून था जो 2003 का ऑर्डिनेंस था, और 2009 का जो ऑर्डिनेंस 2013 का, मतलब 2009 का ये जो ऑर्डिनेंस है ये बना जब, तो इस तरह से बना कि सबसे पहले फारूक लगारी ने 96 में बीबी के एहतसाब के लिए, मैं बीबी का वकील था,
एक ऑर्डिनेंस दिया जिसको एहतसाब ऑर्डिनेंस 96 कहा गया। फिर नवाज शरीफ साहब जब आ गए 97 उन्होंने कानून बना दिया। आज नून लीग की गलती मानती है डॉक्टर साहब, आज नून लीग गलती मानती है कि जब आप नून लीग आज अपनी इस गलती का इतराफ करती है कि हमें तरमीम कर लेनी चाहिए थी नैब कवानीन में पीपल्स पार्टी के दौर में, जब आप लोगों की तरफ से भी बारहा कहा गया, और वो ये भी गलती मानते हैं कि वो अपने 5 साल दौर में भी कोई कोशिश कर सकते थे जो उन्होंने नहीं की। अब जो तरमीम की जा रही है, मेरा सवाल ये है कि ऑपोजिशन इस पर आपसे नाराज हो रही है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी का जो मामला आया है उस पर ऑपोजिशन नाराज हो रही है। मतलब ये है कि हुकूमत ऑपोजिशन को इन मामलात में जिन पर बैठना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए, उनके साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? अच्छा, मैं उससे पहले आपने जो कहा ना, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कि वो अपनी गलतियां मानते हैं। वो सिर्फ 2 चीज़ों का नहीं बताते, नहीं मानते, बाकी सब बताते हैं। एक वो नहीं बताते TTI कहाँ से, और दूसरा ये नहीं बताते कि भेजी किसने, बाकी सारा वो बताते हैं। वो कहते हैं कि बाद अज़ खराबी बिस्यार, यानी सारा कुछ जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। असल बात ये थी कि जो असल इशू है वो ये है कि जो नैब के कानून के बारे में प्रपोजल्स फ्रैंकली मैंने ना पढ़ी हैं और ना अभी तक देखी हैं। प्रपोजल गई अगर कैबिनेट में जाती है प्रपोजल, तो उसने सबसे पहले आना है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। वो उस फौरी तौर पे रेफर कर दी जाएगी कमेटी के पास। कमेटी जो है फंक्शनल कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो उसको देखेगी, और जब असेंबली में पास हो जाएगा उसके बाद वो सेनेट में जाएगा। सेनेट में गवर्नमेंट के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए ये जो अभी तक की जो तजावीज़ हैं, ये तजावीज़ अभी तक कोई फाइनल लॉ की इनकी शक्ल नहीं है। इसलिए इस पर बहस कर लीजिएगा, जब आएगा अपनी प्रपोजल देख लीजिएगा पिछली आपकी गुफ्तगुओं में जो गलतियां आप कहते हैं आप उनकी इस्लाह करना चाहते हैं। लेकिन 2 चीज़ों में मैं ऑन रिकॉर्ड आना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान का आइन और कानून है वो मुख्तलिफ तबकात के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। सही, इसलिए कि आर्टिकल आइन का 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A और आर्टिकल 25 वो ये कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या तजावीज़ किस तरीके से असेंबली इनको इवेंचुअली पास करेगी। अभी तो ये है कि ठीक है, ज़ाहिर सेनेट में जाएगा, हुकूमत की इसमें वो मेजॉरिटी नहीं है तो वहाँ भी मामला रुक जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती का मामला है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने आप भी जानते हलफ लेने से इनकार कर दिया, तो क्या ये आईनी सुकम है, कोई आईनी तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? ये मामला हल कैसे होगा? अब वो तो हलफ नहीं ले रहे। देखिए, हल्फ ना लेना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं है। मैं इससे आगे नहीं जाता, मुझे रीज़न नहीं पता उन्होंने कोई लिख के ऑर्डर पास किया या नहीं। और वो चूँकि हेड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, जब वो कोई ऑर्डर भी बैसियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वो पास करते हैं उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे बाकायदा अपील है जो लाई करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसलिए उनका कहा हुआ कोई हरफे आखिर नहीं है। ये बहस करने की बजाय अगर कोई वो फैसला लिख दें, उसके ऊपर जजमेंट लिख दें, तो उसके खिलाफ अपील कर ली जाए। इस पे कोई आईनी ना कोई बुरान है और ना कोई आईनी इसमें सुकम है। तरीकाकार वो है जो मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन एतराज़ ये है कि हुकूमत ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं करना चाहती है। लीडर ऑफ द हाउस और जो ऑपोजिशन लीडर के दरमियान मामला तय होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसमें एक हमें खला नजर आता है बहुत से मामलात पर। इस पर हुकूमत को कुछ गौर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर अवान हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि कश्मीर में ज़िंदगी को कैद हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। कश्मीरियों की आज़ादी को आखिर सूरज कब तुलू होगा, कब उन्हें आज़ादी मिलेगी, कब उन्हें खुशियाँ नसीब होंगी। वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कश्मीर में ज़िंदगी को कैद हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। 90 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को उठा लिया गया है। मुजाहिरों के लिए जो निकलने वाले अफराद हैं उन पर सीधी फायरिंग की जा रही है।
आलमी इदारे कश्मीर में तारीख की सबसे बड़ी नस्लकुशी के अलर्ट जारी कर रहे हैं। मवासलाती निज़ाम वहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ग़िज़ाई अजनास की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, अवाम शदीद जहनी दबाव डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। दुनिया भर से कश्मीरी मजालिम पर अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तान जो है सिफारती महाज पर भारत के ख़िलाफ़ अब हर फोरम पर आवाज़ उठा रहा है, और जो मोदी कश्मीर में मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग किए हुए है, उसी मोदी को मुस्लिम ममालिक बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिविल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का ये रवैया मुसलमानों के आलमी इत्तेहाद में क्या मज़ीद दरारें नहीं डालेगा? क्या दोनों ममालिक के इस इक़दाम से ये नहीं लगता कि भारत भी सिफारती महाज पर हिमायतें हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और उसे हिमायत मिल भी रही है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये मिलने वाले अवार्ड हैं? जबकि दूसरी जानिब बीजेपी के रहनुमाओं ने अब करतारपुर राहदारी के खिलाफ अब अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू कर दिया है, साजिशें करना शुरू कर दी हैं। बीजेपी के रहनुमा सबरबा मिनियम सवानी का कहना है कि पाकिस्तान का कोई एतबार नहीं है, उस पर काम को रोका जाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी पर काम अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सवाल ये है कि क्या करतारपुर राहदारी का मंसूबा भी भारत की जो शिद्दत पसंदी है इसकी नज़र हो जाएगा? अगर भारत करतारपुर राहदारी मुआहदे से इनहराफ करता है तो पाकिस्तान इसके बाद फिर क्या करेगा? इस सारी सिचुएशन पर हम बात करने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कुसूरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। कि अगर दुनिया इसी तरीके से अपने ज़ाती मफादात को, अपनी दोस्तियों को, अपने कारोबारी मफादात को, तिजारती मफादात को तरजीह देती रहेगी तो हमें दुनिया से कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर का मसला हल करवाने में दुनिया कोई मदद कर सकती है? आपने वो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने हैं। दुनिया एक कुछ 5-6 नामों के मुल्क नहीं, 5-6 लीडर नहीं। खुशकिस्मती से हर मुल्क में एक से ज्यादा सेंटर्स ऑफ पावर हैं। अमेरिका देख ले, बरतानिया देख ले, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी देख ले। एक है, मसलन अब अमेरिका का जिक्र करता हूं, स्टेट डिपार्टमेंट की एक सोच है, व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक सोच है, कांग्रेस बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है, मीडिया उससे भी मुख्तलिफ सोच है। जो आपके डिप्लोमेसी का ये काम है कि जो आपको जहां नजर आता है, मसलन अब बड़ी खुशी की बात है कि जहां तक ह्यूमन राइट्स का मामला है, अभी आप देखें दुनिया के 3 मेजर डिसेमिनेशन सेंटर्स हैं, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। सब खबरें हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ निकलती थी पिछले 15-20 साल से। ऑल ऑफ अ सडन सारा मलबा हिंदुस्तान पे गिर गया। क्या वजह है? हमें इसके तज्जिए की जरूरत है। ये खुशी की बात है, और इसमें फॉरेन ऑफिस का भी रोल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी है। और हमें अब ये चाहिए कि जिस मुल्क में जो इदारे हमारी बात सुनते हैं और ह्यूमन राइट्स जो हैं, अगर कोई मुल्क की एक पॉलिसी अपना भी ले तो अगर उसी मुल्क की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस उसको क्रिटिसाइज करने लगे तो उसका मॉरल जो स्टैंड होता है वो कमजोर हो जाता है। आपका यह बात कि कारोबारी बिल्कुल माशी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बरतरी हासिल कर गए हैं। कोई आपको मैंने ये अभी एग्जांपल नहीं दिया इंडिया और नेपाल का, दुनिया की वाहिद हिंदू किंगडम है नेपाल, उनकी कितनी दोस्ती है उनके साथ, आप देख लें। तो मैं इससे कहता हूं कि अपने आप को किसी गलत फहमी में मत डालें। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि जो अब बैनुल अक़वामी बरादरी का रिएक्शन आया है, पहले नहीं था, पहले कभी नहीं आया। मेरे ख्याल में मोदी ने अपने खिलाफ गोल किया है, सारे कश्मीरियों को मुत्तहिद किया है, पहले वो बटे हुए थे। आप भी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करतारपुर राहदारी का जो इनिशिएटिव लिया, अब इसको बहुत ज़्यादा दुनिया में अप्रिशिएट भी किया गया। सिख बिरादरी दुनिया में जहाँ जहाँ बसती है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। अब जबकि ये काम हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, अपने आखिरी मराहिल में है, तो ऐसे मौके पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात आना कि इस पर काम नहीं होना चाहिए, करतारपुर राहदारी को नहीं खोला जाना चाहिए, अगर भारत ये इकदाम करता है तो क्या असरात होंगे? खालिस्तान तहरीक ज़्यादा जोर पकड़ेगी, सिख बिरादरी का जो एक नफरत है मोदी के खिलाफ और बढ़ेगी, कि क्या असरात आप देख रहे हैं अगर बीजेपी इस तरह का कोई फैसला करती है?
हाँ, मैं समझता हूं कि उन्होंने फिर हैट्रिक कंप्लीट कर लिया होगा। पहला गोल कर दिया, सारे कश्मीरियों को अपने खिलाफ इकट्ठा कर लिया, बशमूल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन हिस्सा लेते थे, बाकी लोग तो वैसे ही खिलाफ थे। नंबर 2, जब वो हमारी ख्वाहिश थी कि इंटरनेशनल इशू बने और वो चाहते थे ना बने। दूसरा गोल उन्होंने ये अपने खिलाफ कर दिया कि मोदी साहब के इकदाम से वो एक्चुअली इंटरनेशनल इशू बन गया। अगर करतारपुर कॉरिडोर को ये रोकते हैं तो सारे दुनिया की सिख बरादरी, आप अंडर एस्टिमेट ना करें इनकी स्ट्रेंथ। जहां हम कहते हैं साउथ एशियंस आबाद हैं, उन साउथ एशियंस का आबादी के तनासुब से बहुत ज्यादा सिखों की हिंदुस्तान की आबादी में तनासुब कम होगा, लेकिन जो बरादरी बाहर है, डायस्पोरा, वो बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसलन कनाडा में 4 कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, 5 इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन ये यूएन में थी अमेरिका की निकी हेली, वो भी सिख कौमियत की हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत से सिख बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत इंडस्ट्रीज और कामयाब लोग हैं। तो अगर ये उन्होंने किया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार्केट बिल्कुल इंडिया अपने खिलाफ ही हैट्रिक कर देगा। अगर वो ये करना चाहते हैं, अगर तुले हुए हैं, तो वो आइसोलेशन में जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, कसूरी साहब, कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जो मसला कश्मीर था ये हल होने के करीब था, आप उस दौर में वजीर खारजा भी थे। ज़रा बता सकते हैं ऐसे वो कौन से हालात थे, किस मॉडल के तहत जो है ना वो मसला कश्मीर हल होने जा रहा था? बड़ा क्रेडिट लिया जाता है ना, परवेज मुशर्रफ साहब क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि उनके दौर में मसला। मैं क्रेडिट लेता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्रेडिट लेता हूं। तो आप बता सकते हैं कि किस मॉडल के तहत किताब लिखी है? जी हाँ जी, मैंने किताब लिख के तमाम उसके अंदर डिटेल्स दिए हैं। आज तक हिंदुस्तान या पाकिस्तान में किसी सिविल या मिलिट्री रिटायर्ड की हिम्मत नहीं हुई कि उसको डिनाई करे। सबने, मैंने जर्नलों के पाकिस्तान में नाम लिए, इंडिया में मैंने बताया है कि डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, लोगों के नाम ले दिए, आज तक एक आदमी ने डिनाई नहीं किया। पहली बात तो बहस से ये खारिज हो गई कि वो जो मैंने लिखा है वो एग्रीमेंट पे दोनों गवर्नमेंट्स और डीप स्टेट्स इन्वॉल्व थी। डीप स्टेट्स होती है परमानेंट गवर्नमेंट, हर मुल्क की अपनी परमानेंट गवर्नमेंट होती है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री का बहुत अहम रोल है, वो डीप स्टेट का हिस्सा है और इसी तरह से समझा नहीं जाता, हिंदुस्तान में भी है। अब आप पूछ रही है किस बुनियाद पर था? जी बड़ा सिंपल फलसफा था। फलसफा क्या था? फलसफा ये था कि 9 मरतबा, अब तो करतारपुर के बाद 10 मरतबा हो गया, 9 या 10 मरतबा हम जंग के लड़ चुके हैं या जंग के करीब पहुंच गए। 5 जंगें लड़ी, 47 या 48 वाली, 65 वाली, 71 वाली, फिर 99 में कारगिल वॉर और रन ऑफ कच्छ भी 64 या 65 के अवाइल में। ये जो 5 जंगें लड़ी, और जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बना उससे जरा कबल 1 मिलियन सोल्जर आई बॉल टू आई बॉल था, आपको याद होगा। तो वो 11 महीने फौजें खड़ी रहीं। भाई मैंने उसमें ये साबित किया कि 9 या 10 मौके, अगर आप पुलवामा को गिन लें, जंग के करीब पहुंच गए, जंग के दहाने पे पहुंच गए, जंग नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान समझता है खुदा ना खास्ता अगर उस पर हमला हुआ तो कन्वेंशनली वो उसको रोक सकता है और खुदा ना करे एटमी जंग की आदत जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है कि बड़ी दफ़ा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, भारत ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, हमें आसान लिया है। अब इसके बाद फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की भी बातें हो रही है। ये कितना अहम फैसला हो सकता है अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, और वहां से क्या उम्मीदें हैं? पहली बात यह कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो 100% सही कहा। हाँ जी, मैं प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से 100% एग्री करता हूं। कश्मीर पॉलिसी पे मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया था जब मैं कश्मीर पे ये कोर कमेटी का मेंबर तहरीक इंसाफ की, और जब कश्मीर पे मैं उनका एडवाइज़र भी था और मैं उनको तमाम डिटेल्स बताई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बनते ही बड़े स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया, बहुत पॉजिटिव बयान दिए उन्होंने, और जनरल बाजवा ने ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ है बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया दोनों ने।
अब उसके बाद जो मोदी साहब अब कर रहे हैं उस पस मंजर में देखें, उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान डायलॉग नहीं चाहता हिंदुस्तान से, नॉट एट ऑल। उन्होंने तो खुद कहा मैंने डायलॉग की कोशिश की, और मेरा हमेशा स्टैंड पॉइंट ये रहा है कि कश्मीर का मसला डायलॉग के जरिए ही हल होगा। उनका कहना ये था और 100% वजह है कि मोदी साहब क्योंकि इलेक्शन जीतने में हर हरबा इस्तेमाल करना चाहते थे, और उन्होंने देख लिया कि ये उनके लिए खमीरा मरवारीत शामिल बन के सामने आया कि उन्होंने ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत, इंडिया पाकिस्तान नफरत, इसका पूरा फायदा उठाया। अपना जो एक्सट्रीमिस्ट उनका एक बेस है वो 30% है, 31 है, 33 है, इस पर बहस हो सकती है, उसको उन्होंने गैल्वनाइज किया। ऑपोजिशन डिवाइडेड थी और वो आज अनप्रेसिडेंटेड या एक आध दफा इस किस्म की मेजॉरिटी किसी पार्टी को मिली है। उन्होंने एक हरबा आजमाया, अब इसकी कीमत भारत काफी देर इसकी चुकाएगा। हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अच्छा, हम पे भी ये एक किस प्रोसेस किस्म का प्रोपेगेंडा है आपके ख्याल में? भारत पसे पर्दा क्या कोशिशें कर रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं। एक्सट्रीमिज्म हमारे मुल्क में एक स्टेज पे आया था, अब हमने इतने मेहनत करके एक्सट्रीमिज्म को बाहर निकाला है। भारत को समझ आ जाएगी कि इस किस्म की सोच जो अपने मुल्क में पैदा कर रहा है, अपने ही वो हालात मजीद खराब करेगा। मईशत के हालात पहले खराब हो रहे हैं, इससे और खराब होंगे। सही। अच्छा, ये बताइएगा, जो ये प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द है ये मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए हैं, ये पसे पर्दा क्या करने की कोशिशें कर रहा है भारत? जो हमारे अपने खदशात थे कि दोबारा से पुलवामा हमले जैसा ड्रामा करके कुछ जाली ऑपरेशन किया जा सकता है, क्या आपको लग रहा है कि पसे पर्दा यही कोशिशें हो रही हैं भारत की जानिब से कि दोबारा ऐसा कि ड्रामा रचाया जाए? देखिए, अगर हो रही हैं तो बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों। पिछली दफ़ा जब उन्होंने पुलवामा के बाद ड्रामा रचाया, एक भारत के इलाके का कश्मीरी था नौजवान जिसने वो हमला किया था, बस क्योंकि उसने कह दिया कि जी मेरा फलां तंजीम से ताल्लुक है। भाई तंजीमें तो आजकल 20-20 ममालिक में है। अब ये जो है इस्लामिक स्टेट जो है ये तो 50 ममालिक में है, अलकायदा 70 में है। अगर एक मुल्क में बंदा कह दे कि जी मैं फलानी जमात से ताल्लुक रखता हूं, तो आप कह दें पाकिस्तान उसका हेडक्वार्टर्स है। ये नॉनसेंस है, ये उन्होंने बहाना ढूंढा था। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने, सब ने ये रिपीटेडली बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई है और फॉरेन मिनिस्टर ने भी कराई है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। इसका एडवांटेज ये होगा कि भारत अगर ये ट्राई करेगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी पहले से सेंसिटाइज हो सकेगी कि ये इस किस्म के काम कर सकते हैं, ये इर्रिस्पॉन्सिबल है। जिस किस्म का एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने कदम उठाया है, और तो छोड़े भारत की ऑपोजिशन को नहीं घुसने दिया। एक तरफ कहते हैं कि हालात नॉर्मल है, और भाई अगर नॉर्मल है तो तुम तो ऑपोजिशन की 9 जमातों के लीडर गए, बिल्कुल उनको तुमने वापस कर दिया है। बिल्कुल सही। तो उनसे तो छुपा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या हुकूमत के इत्तेहादी ही हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इक़्तिदार में आने से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि वो तभी हुकूमत बनाएंगे जब उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, क्योंकि अगर कोई हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे खड़ी हुई हो तो उसे अपने मंशूर पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को वो उतना मैंडेट नहीं दिया गया जैसे वो 2/3 अक्सरियत की हुकूमत बना सकती, तनहा अपनी हुकूमत कायम कर सकती। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत कायम करने के लिए मुख्तलिफ बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। इन्हीं बैसाखियों में से एक अहम बैसाखी MQM भी है। MQM माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग के इत्तेहादी रही और बहुत से मौक़ों पर हमने ऑन एंड ऑफ देखा, हुकूमतों में शामिल भी होती रही, नाराज़ भी होती रही, रूठना मनाना, ये सब चलता रहा।
अब MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी इत्तेहाद ख़त्म करने की धमकी दे दी है। क्या ये धमकी सिर्फ धमकी ही समझें या इस पर अमल भी MQM कर सकती है जैसे माजी में करती रही है? क्योंकि अभी तक मामला सिर्फ फैसल वाउडा और वसीम अख्तर के जो बयानात हैं इन तक ही महदूद है। दोनों जमातों की आला क़यादत ने अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया है। MQM की जानिब से हुकूमत इत्तेहाद से अलग होने की बात पहली बार नहीं की गई। इससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि MQM हुकूमत से अलग होने की धमकियां देती रही है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत के लिए मुल्की बैरूनी चैलेंज से बड़ा चैलेंज ये भी है कि उसे अपने इत्तेहादियों को खुश रखना है, साथ लेकर चलना है, उनकी जायज़ नाजायज़ जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको भी पूरा करना है। क्या हुकूमती वज़रा को भी अपने बयानात में सियासी पुख्तगी पैदा करने की ज़रूरत है? और क्या MQM और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद 5 साल निकाल पाएगा? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और क्या अपोजिशन का इत्तेहाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नाकामी के बाद क्या ये समझा जाए कि मज़ीद झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? इस सब पर हम बात करने जा रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी 92 न्यूज़ का हिस्सा मुकाबिल प्रोग्राम करते हैं उवैस तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस साहब आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में सुना उवैस साहब, हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 1 साल हुआ है। हमने देखा इस 1 साल में काफ लीग भी नाराज़ हुई, बारहा MQM भी जो है वो नाराज़ होती रही है, हमें इशारे मिलते रहे। कभी मैंगल साहब को मनाने में लगी रही है हुकूमत। आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जो हुकूमती वज़रा हैं उनको भी अपने रवैयों में लचक पैदा करने की ज़रूरत है? जब पता है कि इनके साथ हमें हुकूमत करनी है, इनके बगैर हमें ख़तरा हो जाएगा, तो थोड़ा आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल शादिया, ये तो जाहिर बात है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको परोया है। एक महीन और एक बारीक धागे से जुड़ा हुआ है विफाक में इख्तिदार जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सरदार अख्तर मैंगल हो, चाहे वो चौधरी ब्रदर्स की काफ लीग हो, या फिर बिखरी हुई और कमजोर MQM हो सिंध के उसमें। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह तहरीक इंसाफ को MQM की बैसाखी की जरूरत है, उस तरह MQM को भी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ तकरीर के बाद और उसके बाद फिर एक कमजोर MQM जो सामने थी, उसको एक सियासी एस्टैब्लिशमेंट से भी स्पेस चाहिए और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से भी स्पेस चाहिए। और एक ऐसी छतरी की तलाश थी जो उन्हें तहरीक इंसाफ हुकूमत की सूरत में मिली। तो उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी बेसाखी है। आप देखिए 6 सीटों पर 2 वजारतें दी हुई हैं। फरूक नसीम साहब हैं विफाक के अंदर वजीर कानून, फिर उसके बाद खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो अमीनुल हक एक बने हुए हैं। तो ये जो सारा मामला है वो एक तरफा नहीं है, 2 तरफा, और ये अननेचुरल अलायंस है। जिस तरह MQM और पीपल्स पार्टी का एक गैर कुदरती इत्तेहाद हमने देखा था जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में, इसी तरीके से ये इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ और MQM दोनों का मेल मिलाप नहीं है। आप देखिए कि फैसल वाडा साहब वसीम अख्तर का केस लेके नायब गए हुए थे, इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन का केस लेके लंदन गए हुए थे। तो ये गैर कुदरती अलायंस है और इसको कुदरती अलायंस में बदलने के में बहुत सारे अवामिल हैं जो कुछ टीवी पे कहे जा सकते हैं और कुछ नहीं कहे जा सकते शादिया। तो मजबूरी दोनों तरफ है। और जी प्लीज। अच्छा, ऐसे वक्त में वैसे जब अपोजिशन की जो बड़ी क़यादत है वो जेल में है, अपने मुकदमात भुगत रहे हैं, सजाएं भुगत रहे हैं, अपोजिशन तो नहीं आप समझते कि बड़ा ख़तरा कोई है आने वाले वक्त में? भले ही जो मौलाना साहब हैं इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की बातें कर रहे हैं, अवामी तहरीक एक चलाने की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कोई बड़ा ख़तरा नहीं है जबकि बड़े सब उनके जेल में हैं अपोजिशन के? जी शादिया, जो बड़ा खतरा ऑपोजिशन को खतरा है या आप क्या कह रही हैं? हुकूमत को तो ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है ना फिलहाल। नहीं, देखिए वही वाली बात है। जिस तरह MQM एक कमजोर और बिखरी हुई है, इसी तरीके से नून लीग की क़यादत आप देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, वो सारे जेल में हैं या मुकदमात के घेरे के अंदर है। मिफ्ता इस्माइल भी सलाखों के पीछे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का देख लीजिए कि जरदारी साहब, फरियाद तालपुर साहिबा। तो एक अमूमी तौर पर एक अपोजिशन बिखरी हुई है, कमजोर है, समझौतों
और मजबूरियों के तहत आगे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चल रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की तो सियासत काफी सिकुड़ी हुई है, सिमटी हुई है, और तहरीक इंसाफ के वो सियासी तौर पे डसे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक जाती पुरखाश भी है, क्योंकि जो जनूबी अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वो करक हो, डियाई खान हो, कोहाट हो, बनू हो, उसके अंदर जाहिर बात है कि सिकुड़ी हुई पॉलिटिक्स है मौलाना फजल रहमान साहब की, और तीनों पार्टीज कहीं ना कहीं तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई हमआहंगी पैदा करने या अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में है। वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में हो नून लीग में, सदर जरदारी साहब, साबिक सदर जरदारी साहब की सूरत में हो, वो हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जिस तरह सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली पे सुबकी हुई है अपोजिशन को, एक बड़ा धचका पहुंचा है। तो उसके बाद यही अमूमी ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कहीं ना कहीं किरदार था। 10 नून लीग के, 4 पीपल्स पार्टी के, तो 21 तरीके से 14 जो है डब्बे में से वोट जो है वो निकले साजिद सज्जानी साहब के फेवर में। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उनकी अपनी जो सिमटी हुई, जो चुकड़ी हुई सियासत है उसको यकजा करने में है, और कबायली इलाकों के जो मर्जर है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स को, क्योंकि वहां पे पीटीएम काफी बैकफुट पर है जो, और वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपने आप को एक तरह से फिर से पिच करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारी इत्तलात हैं शाजिया वो ये हैं, हमारी इत्तलात ये हैं शाजिया के मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर राजी कर रहे हैं जो कुछ लोग नून लीग पीपल्स पार्टी के, कि वो अक्टूबर के बजाय दिसंबर के अंदर अपना जो धरना है या अपनी जो उनकी सो कॉल्ड चढ़ाई है इस्लामाबाद में वो करे, और अभी ना करे, क्योंकि अभी आपको पता है कि अक्टूबर में क्यों किया था। आपको नहीं लगता इस्लामाबाद चढ़ाई में नून लीग बटी हुई होगी? शहबाज शरीफ साहब का ना कभी रवैया ऐसा रहा है, ना उन्होंने लॉकडाउन इस तरह धरनों की कभी बातें की हैं, ना इस चीज को कभी सपोर्ट किया है। आपको नहीं लगता कि इसमें नून लीग अब हम सबको बटी हुई नजर आएगी? नून लीग के अंदर देखिए लीडरशिप क्राइसिस है, नून लीग के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, और एक कंफ्यूजन का शिकार भी है, क्योंकि बयानिए का फर्क है, और मरियम और नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल के अंदर है। जो वोट बैंक जो है उन्हीं दो बाप बेटी का है। शहबाज शरीफ साहब फेल्ड टू डिलीवर एज द पॉलिटिकल हेड। देखिए आप वो जो वीडियो लीक का जो मामला था, जब मरियम नवाज साहिबा धड़ाधड़ बोल रही थी तो आसपास किस तरीके से हैरान परेशान खामोश बैठे थे शहबाज शरीफ साहब, और इंकारी और इंकारी भी जाहिर बात है कि हो गए वो उससे, कि उनका कोई लेना देना नहीं है उस वीडियो लीक से। जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो लीक उन्होंने की, तो कहने का मकसद ये है कि वहां पे एक क़यादत का क्राइसिस है। पीपल्स पार्टी का ये है कि जो मुझे अंदाजा है कि जरदारी साहब किसी भी सूरत में हो वो कोई ना कोई डील के चक्कर में होते हैं। अगर जरदारी साहब फरियाद तालपुर साहिबा कॉर्नर हो जाते हैं, मार्जिनाइज हो जाते हैं, तो वो पीपल्स पार्टी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। बिलावल एक तरह से ड्राइविंग सीट पर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी अवैस तौहीद साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज का एडिटोरियल दुनिया के दोनों बड़ों यानी अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ के इजाफे के ऊपर एक बार फिर से ठन गई है। अमेरिका की जानिब से चीन की मसनूआत पर टैरिफ आयद करने के बाद चीन ने वाशिंगटन को खबरदार किया है कि वाशिंगटन को आखिरकार अपने हिस्से का तुर्श फल खाना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय रहनुमाओं ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाइना और यूरोप के साथ तिजारती महाजराई से खबरदार किया है। इससे पहले अमेरिका ने मुख्तलिफ मराहिल में चाइना की मसनूआत पर मजमूई तौर पर $550 अरब के टैरिफ आयद किया था, जबकि हालिया टैरिफ के इजाफे पर चाइना ने भी इस बदले में अमरीकी मसनूआत पर $75 अरब का नया टैरिफ आयद कर दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को फौरी तौर पर बीजिंग से वापसी का हुक्म दे दिया था। इस पर अपना मौक़िफ़ देते हुए चीन के वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने वाशिंगटन के फैसले को यकतरफा करार दिया और कहा कि अमरीका ने टैरिफ में इजाफा करके कसीरुल तिजारती निज़ाम और आलमी तिजारती ऑर्डर को नुकसान पहुंचाया है। वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने खबरदार किया
कि अमेरिका अपनी अहमकाना गलती को रोक ले, बसूरत देकर नताइज की सारी जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगी, मुआशी आशारिये नीचे जाएंगे, जो कि अमेरिकी मईशत के लिए काफ़ी एक नुकसानदेह जो है ना वो ख़तरनाक सूरत हाल साबित हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि दुनिया बदल रही है, चाइना का पलड़ा अमेरिका पर अब भारी हो रहा है, जिसका फ़ायदा यकीनन आखिर में पाकिस्तान को होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही मिसाली हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।